नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस में। आज हमने सुबह जो एडिटोरियल पेज का जो वीडियो था वह नहीं बनाया था, क्योंकि यह संडे को क्या होता है भी जो जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं वह क्या होती है बंद होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है। इसमें जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ होगी या इकोनॉमी से संबंधित एक या दो न्यूज़ होती है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। इसलिए जो न्यूज़ एडिटोरियल और न्यूज़ है वो दोनों की दोनों हम अभी जो शाम वो इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है वह हमारा द हिंदू से आर्टिकल है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर क्या है, अभी ये जो हमारा जो पहले शुक्रवार था उसके अंदर एक बैच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यू ललित जी के अध्यक्षता में। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे जो बेल की बात की गई, यानी जो जमानत है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यानी कह सकते हैं भी एक अपनी राय दी है एक प्रकार से। ठीक है, तो उसमें जैसे पहले कुछ दिनों पहले हमने देखा था भी जो जो तीस्ता जो सीतलवाड़ का केस हुआ था उसका जिक्र करते हुए यू ललित जी की बेंच थी, उन्होंने इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है भी जो पीआईएल दायर होती है, यानी जो तीस्ता सीतलवाड़ केस था उसके अंदर जो पीआईएल दर्ज हुई थी, तो उसमें कहा गया था भी जो सरकार की जो उच्च निकाय हैं, यानी जो हम कह सकते हैं भी जो हाई लेवल की जो हमारी जो निकायें होती हैं उनका भी इंटरफेस कहीं ना कहीं उस पीआईएल अंदर के कहा गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि जो हमारी जो उच्च निकायें हैं यानी जो हाई लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको यानी कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है या उन पर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बारे में उन्होंने कहा था। ठीक है, एक इसके अंदर जो एक यानी जो इसके ये केस के बाद ही अगले ही दिन जो तीसरा था इस पर क्या हो गई थी, एफआईआर हो गई थी। ठीक है, और अगले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की बात इसके अंदर कही गई है, तो इसमें एक बात कहा गया, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उससे जमानत की आना पड़ता है हर किसी को, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वह जमानत के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लेट होता है, यानी देरी करता है भी। कई बार क्या होता है भी जो अब अगर हाई कोर्ट से जमानत के में ज़्यादा सही सुन नहीं होता हाई कोर्ट, वह जमानत देने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट करता है। और हम कहते हैं भी जब हम इस बात में जो हमारे संविधान के अंदर लिखा गया भी जब तक कोई इंसान दोषी साबित नहीं होता तब तक वह निर्दोष कहलाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं भी उसको जब जमानत न देना कहीं ना कहीं उसके जो मूल अधिकार है, जिसमें उन्होंने कहा मूल अधिकार में कहा है कि जो हम स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं उसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो उच्चतम न्यायालय के जो ये सही सुनता की यानी ये जो बेल ना देने की जो बात थी उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है। ठीक है, और ये किसमें कहा गया अभी कहीं ना कहीं जो यानी जो कोर्ट है वह जानबूझकर ऐसा करती है। ठीक है, एक इसके अंदर जिक्र जो आर्टिकल 136 था उसकी एक आर्टिकल का जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया है भी जैसे आर्टिकल 136 के तहत क्या होता है भी कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति या कोई निकाय क्या करती है भी सुप्रीम कोर्ट में सीधा एक यानी सीधी पीआईएल दायर कर सकती है। जैसे हमारे संविधान या हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है इसमें क्या है भी पहले आपको एक अधीनस्थ न्यायालय के अंदर पीआईएल या कोई याचिका दायर करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि मूल अधिकार के संबंधित ऐसा नहीं है, अगर आपके मूल अधिकार से संबंधित कोई हनन होता है तो आप सीधी पीआईएल कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट में यानी दायर कर सकते हो। मगर नॉर्मली केस में ऐसा नहीं होता है। मगर जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 है वह क्या कहता है भी कोई भी निकाय कोई भी व्यक्ति उसके तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, मगर इसमें इतना फर्क इतना है भी जो मूल अधिकार से संबंधित कोई याचिका होगी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को उस याचिका को स्वीकार करना जरूरी होता है या उस पर विचार करना या उस पर परामर्श देना जरूरी होता है। जबकि जो आर्टिकल 136 के तहत अगर कोई पीआईएल दायर होती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, मना भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट में क्या था भी इस यही बात है भी सारी के इस बात में ज़्यादा नहीं तो यही बात ज़्यादातर इसमें लिखी गई थी। तो इसमें हम कह सकते हैं भी तो एक इसके अंदर जेल की बात की गई, जो जेल के अंदर जो कहीं ना कहीं जो इंसान जेल में रहते हैं तो उनसे क्या होता है, जो भारतीय के जो नागरिक है कहीं ना कहीं जो मानव पूंजी है उसको भी नुकसान होता है। यानी जो लोग जेल में बंधे हुए कोई कार्य तो कर नहीं रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है भी जो हमें जो अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है तो वह भी नहीं होता। उसके साथ जेल में जो संसाधन है यानी जेल में उनको जैसे खाने की व्यवस्था करनी है, उनके रहने के लिए बिजली है या स्थान है या उनके व्यवस्था करनी है, तो कहीं ना कहीं जेल के जो संसाधन है वह भी कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और वहीं कहीं हम जमानत भी कहते हैं, कहीं कहीं हमारा क्या जमानत क्या है, मूल अधिकार का भी हिस्सा है। सॉरी, जो मूल अधिकार का नहीं भी जो स्वतंत्र रहने का जो हमारा है वो मूल अधिकार है। ठीक है, और साथ में जो जेल है हमारा किसके राज्य सूची का विषय है। ठीक है,
अगला जो आर्टिकल है हमारा ये कहाँ से है, ये अगला आर्टिकल हमारा दैनिक जागरण के अंदर से, जिसके अंदर ये कहा गया है जो भारत है वह पांचवी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, हमने अभी जो कहा है भी जो हमारा जो 75वीं वर्षगांठ थी उसमें हमने 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में बनने का संकल्प लिया है। और ऐसे में इस प्रकार की न्यूज़ आना, भारत ब्रिटेन को पछाड़ कर भारत की यानी विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो जाती है हमारे लिए, यानी काफ़ी अच्छा संकेत होता है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। इसमें कहा गया अभी जो भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन के मुकाबले भारत था वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था, यानी उसके जो संसाधन थे या उनके जो स्थिति थी काफ़ी पिछड़ी हुई थी। ठीक है, मगर आज की स्थिति में हम देखें तो भारत में काफ़ी सुधार हुआ है, यानी यानी बड़े लेवल पर सुधार हुआ है। ठीक है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। फिर उसके अंदर जो कहा गया भी जो भारत अभी अब कल ही एक न्यूज़ थी जिसके अंदर कहा गया था जो भारत का जो 2023 और 2022-23 की जो पहली तिमाही में उसमें 13.5% की वृद्धि दर्ज भी की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे सकल घरेलू उत्पाद के अंदर एक बहुत बड़ा कारण बनता है भी, यानी बहुत बड़ा एक कदम मान सकते हैं भी। हमारी मुद्रास्फीति की जो दर है थोड़ी वो जो हमारी जो जो तिमाही की दर है जो विकास दर है वह भी काफ़ी उच्च है। ठीक है, इसके अंदर एक बात क्या है, भारत अगर जीडीपी के मामले में देखें यानी सकल घरेलू उत्पाद में तो भारत कौन सा है, 5वें नंबर अभी पहुंचा है। जबकि अगर हम क्रय सत्ता की बात करें तो उसमें भारत लगभग यानी तीसरे स्थान पर है। और उससे पहले कौन कौन से देश हैं, उससे पहले हमारा चीन है, अमेरिका है और फिर भारत आता है। ठीक है, इसके बाद में यह कहा गया अभी भारत ने जैसे अभी हाल ही में जो कोविड-19 की जो महामारी हुई थी, ठीक है, तो उससे क्या होता है भारतीय जो अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े थे। ठीक है, तो इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह भी काफ़ी यानी निचले स्तर पर पहुंच गई थी। ठीक है, इसके आगे इसके अंदर कहा गया है भी कहीं ना कहीं हमने जो उनको बढ़ावा देने के लिए इसमें कहा गया भी जो उद्योग जगत है उसको भी हमने बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं जो 2 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन जो योजना है उनका भी आरंभ किया गया है। और हमने जो कोविड-19 से संबंधित जो व्यापक रूप से जो टीकाकरण चलाया था वह भी कहीं ना कहीं हमारी जो आर्थिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं जो भारत है वह कहीं ना कहीं जो स्मार्टफोन की दुनिया है या इंटरनेट का उपभोक्ता के स्थान पर दूसरे नंबर पर है। हम कह सकते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी विकसित के साथ साथ आधुनिकीकरण के भी साथ में चल रही है। और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है, यानी हम उपभोक्ता बाजार यानी हम सबसे बड़ा बाजार भी है, यानी तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इसके अंदर जैसे ग्लोबल रियल इंडेक्स में दूसरे पायदान पर भी है। और ऊर्जा का तीसरा बड़ा उत्पादक भी देश है, यानी ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भारत है वह तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सॉरी, ठीक है, यानी क्या है तीसरा बचा उपभोक्ता है, यानी ऊर्जा की। अब इससे हम करते हैं भी अगर हम तीसरे स्थान पर हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ऊर्जा हमें कहीं ना कहीं किससे विकास के लिए ही हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऊर्जा से यानी जो बिजली है उससे हमारी फैक्ट्रियाँ हैं या अन्य मशीनरियाँ इनसे चलती हैं। ठीक है, तो हम यह भी कह सकते हैं भी जो अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की जितनी ज़्यादा खपत हो रही है तो वह कहीं ना कहीं हमारे विकास का ही एक संकेत है। ठीक है, इसी के साथ भारत में जो स्टार्टअप क्रांति भी आई है, जो लघु उद्योग है वह भी काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित करते हैं। और कहीं ना कहीं जो अभी हमारी एक जो न्यूज़ आई थी जिसके अंदर भी जिक्र हुआ अभी जो जीएसटी के अंदर अभी जो हमारा संग्रहण हुआ है, ठीक है, जीएसटी जो हमें जो लगभग 1.4 लाख करोड़ का जो हमारे पास जो रिवेन्यू आया है वह भी कहीं ना कहीं हमारी जो विकसित देश की ओर बनने का एक अग्रसर है। ठीक है, इसी के अंदर देश में एक अंदर जो गेहूं उत्पाद है, जो गेहूं की निर्भरता है उस पर भी दिनों दिन क्या होती जाती है, जो हमारी जो खाद्य का हम उसका भी निर्यात करते हैं, जिसके अंदर एक जिक्र किया गया P401 किस्म है जिसकी 480 गेहूं की। ठीक है, उसका भी एक जिक्र किया गया है। ठीक है, एक इसके अंदर क्या है भी आईएफ हमने हाल ही में जो एक अध्ययन किया है जिसमें के तहत अत्यधिक गरीबी और उपभोग संबंधित असमानता में तेजी से कमी आई है। यानी आईएफ हमने जो अध्ययन किया है उसमें अंदर क्या है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर अत्यधिक गरीबी के लिए जो गरीबी स्तर है वह भी हमारा काफ़ी हद तक क्या हुआ है और जो असमानता है वह भी काफ़ी कमी आई है। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में सारा का सारा जिक्र किया गया है। अगली जो आर्टिकल है वह हमारा शिक्षा व्यवस्था से आर्टिकल है। इसमें शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा मगर मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ इसमें क्या कुछ खास है। इसमें कहा गया है भी जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी उसके अंदर जो हमारे जो शिक्षक हैं
उनकी नियुक्ति से संबंधित बात की गई है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय जैसे जो संस्थाएं हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो 70 से 80% तदर्थ शिक्षक हैं। तदर्थ शिक्षक यानी जिसको हम आम बोलचाल भाषा में जिसको हम गेस्ट टीचर बोलते हैं, या कुछ दिनों के लिए हम उनको रखते हैं, यानी वो परमानेंट नहीं होते। जबकि अगर यूजीसी के दिशा निर्देश की बात करें तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही ऐसे शिक्षक रख सकते हैं। अगर हम बात कभी है कितने, लगभग 70 से 80% है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं भी, जो परमानेंट नहीं होने तो एक तो उनको जो नौकरी की असुरक्षा रहती है, जिससे वह क्या तो कहते हैं भी एक अच्छा शिक्षक यानी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं वह। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता रहती है। इसी के अंदर एक बात क्या है, जो इसके अंदर एक रोस्टर प्रणाली का यूज किया गया है, जिसके अंदर क्या था, एक इसके अंदर जो काले कमेटी आई थी, उसने कहा गया था, जो काली कमेटी थी उसका गठन किया गया था, जो 2006 के अंदर की इसकी बात कही गई। ठीक है, तो उसने भी एक फार्मूला तय किया था। उसने कहा भी 3 सदस्य समिति बनाई जाए, और जो प्रोफेसर की जो प्रोफेसर थे उनकी नियुक्ति से संबंधित ये समिति, सॉरी इसमें जो प्रोफेसर थे उनके आरक्षण से संबंधित ये नियुक्ति थी, यानी एक कमेटी थी। ठीक है, जिसने कहा था भी जो इसके अंदर जो आरक्षण दिया जाना चाहिए, और कमेटी ने कहा था भी जो विभाग है, जो विभाग की बजाय जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं या यूनिट है, उनको आरक्षण लागू करने के लिए कहा जाना चाहिए, न कि विभाग की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए। ठीक है, एक अंदर इसके अंदर कहा गया है भी, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बताया गया भी, जो 48 विश्वविद्यालय में अक्टूबर 2021 तक लगभग 18,905 यानी जो फैकल्टीज पदों पे लगभग 6,333 शिक्षकों के पद अभी तक खाली पड़े हैं। जो इसमें आने वाले समय में जैसे सेवानिवृत्त है, त्याग पत्र या फिर पढ़ाई की बढ़ती हुई संख्या के कारण भी हमें आवश्यक है नए नए जो टीचर्स हैं या उनके शिक्षक की। ठीक है, अगर शिक्षक की कमी से कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका भी कहीं ना कहीं हमारे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके हिसाब से जो उसकी जो गुणवत्ता है उस पर भी हमें इसके साथ प्रभाव पड़ता है, यानी जो जिस प्रकार की हमें जो गुणवत्ता से शिक्षा मिलनी चाहिए वह शिक्षा नहीं मिलती है। आज इसमें काफ़ी शिक्षकों की कमी हो चुकी है, जिसके चलते शैक्षण स्तर के समय पर नहीं पूरे होते, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा सिलेबस है वह भी हमारा टाइम पर पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है भी विद्यार्थी क्या है भी वो विदेशी जो संस्थान है या शैक्षण संस्थान है उसकी ओर पलायन कर रहे हैं, यानी वहाँ जा रहे हैं, यानी जो भारत में शिक्षा ग्रहण करने की बजाय विदेश में शिक्षा लेना उनको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, इसमें कहा गया भी एक इसके अंदर जो कुछ सोल्यूशन दिए गए, जिसके अंदर कहा भी 2019-20 की विश्वविद्यालयों की संख्या में लगभग 30% की वृद्धि हुई है, मगर जिस हिसाब से जो शैक्षण संस्थानों में वृद्धि हुई है उसी हिसाब से जो हमारे जो शिक्षक हैं उनके में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, और जबकि इसके अंदर कहा गया भी शैक्षण संस्थानों में जो युवा जो दाखिला लेते हैं यानी जो नामांकन करते हैं उनके शिक्षा में भी कहीं ना कहीं यानी जो 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और इसके अंदर कहा गया है कहा गया है कि जो जांच के लिए एक 5 सदस्यीय उच्च समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो क्या करे भी जो जो सेवानिवृत्त या जो खाली पड़े पद हैं उन पर भरने के लिए हमें सिफारिश दे। ठीक है, इसी के अंदर एक मानव संसाधन विकास की एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जिसके अंदर एक बात कही गई है भी जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति तभी कर दी जानी चाहिए जब जो यानी सेवानिवृत्त होने वालों के समय में कुछ साल या 1.5 साल का समय बचा हो। ठीक है, उससे पहले नियुक्ति कर देनी चाहिए, ताकि जो हमें खाली रखित पदों की जैसी सिचुएशन का हमें सामना न करना पड़े। ठीक है, इसी के साथ में एक जो ये दूसरा आर्टिकल था, इसी के अंदर एक आर्टिकल है जिसके अंदर कहा गया जो यानी जो भारत है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ठीक है, और जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 17% हिस्सा रखता है। भारत में होने के बावजूद भी उच्च शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात करें तो कितने महज 0.85% है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हम जो जनसंख्या के हिसाब से कितना कम है हमारी, यानी जो शैक्षणिक जो संस्थान है जो हिस्सेदारी हमारी बहुत कम है। और साल 2025 तक उच्च नामांकन के छात्र को मैं इसमें कहा भी 2025 तक तो हमारे जो नामांकन है
वह भी काफ़ी अधिक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें शिक्षकों की नियुक्ति करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और इसके जो निपटने के लिए हमें क्या कहता है, अभी जो शैक्षणिक की गुणवत्ता और जो पीपी यानी सरकारी निजी भागीदारी जो मॉडल है उसको अपनाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें नवाचार और अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बदलती मांग को देखते हुए हमें इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। ठीक है, और इसमें साथ में कहा गया भी देश में कुल जितने भी इंजीनियरिंग स्नातक हैं उसमें 10% ही बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यानी जितने भी हमारे जो इंजीनियरिंग के जो संस्थान है उसमें से केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो अच्छी से प्रशिक्षण यानी बढ़िया ट्रेनिंग लेकर आगे जाते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर एक बात कही है, जो केंद्र की जो आर्थिक नीति 2020 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों को सकल नामांकन 26% बढ़ाकर अब हमें 50% तक करने की बात कही गई है, और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की भी बात कही गई है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम होगा, मगर कहीं ना कहीं शिक्षक की गुणवत्ता हमें बढ़ानी होगी। ठीक है, अगला जो आर्टिकल था वह कहीं ना कहीं जो महिलाओं से संबंधित आर्टिकल था, जिसमें कहा था भी जो महिलाएं हैं उनकी जो कार्य क्षमता बढ़ानी चाहिए, जो क्योंकि महिला भी कहीं ना कहीं मानव पूंजी का एक बहुत बड़ा यानी हमारा ये कह सकते हैं एक स्रोत है। ठीक है, तो कहते हैं अभी जो आर्थिक आत्मनिर्भरता की बड़ी भूमिका है महिलाओं की, जो महिला सशक्तिकरण के अंदर क्या है, अभी जो आर्थिक आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका है। आर्थिक आत्मनिर्भरता 2 स्तंभों पर होती है, किस किस से। एक तो इसमें संपत्ति की बात कही गई है, यानी अगर महिलाओं के पास संपत्ति का स्वामित्व होगा तो वह कहीं अधिक सुदृढ़ता से निर्णय ले पाएगी। इसके बाद एक इसके अंदर कहा गया भी स्वामित्व के आधारित की बात कही गई है। ठीक है, स्वामित्व का मतलब होता है भी जैसे इसमें क्या गया भी जो उस संपत्ति की स्वामित्व उसी के पास हो। और एक इसके रोजगार की बात करें, रोजगार पे जितने रोजगार महिलाओं के पास अधिक होंगे तो उनकी भागीदारी और ज़्यादा सुनिश्चित हम कर पाएंगे। ठीक है, एक इसके अंदर जिक्र किया गया है भी जो भारत है, भारत में विश्व की तुलना में भारत में जो महिलाओं के रोजगार की जो भागीदारी है वह काफ़ी कम है, यानी विश्व के मुकाबले बहुत ही कम है। ठीक है, और पिछले कई दशकों से भी है और भी निचले स्तर पर रहा है। ठीक है, इसका कारण क्या बताया गया है अभी, एक तो परिवार की आय बढ़ती है तो बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए महिलाओं को भी कामकाजी बनना पड़ता है। ठीक है, ऐसे में यदि सामाजिक मान्यता महिलाओं को घरों में बाहर निकलने का काम करने को प्रोत्साहन नहीं करती है तो बहुत हद तक यह संभव नहीं है। यानी कहीं न कहीं जो पारिवारिक जिम्मेवारियाँ होती हैं, ठीक है, वह भी महिलाओं को ऐसे करने से रोकती है, और अगर पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा भी जो महिलाओं को ऐसे करने से अगर प्रोत्साहन नहीं किया जाए तो इसमें कार्यबल की क्षमता और ज़्यादा कम होगी। ठीक है, महिलाओं का जो शिक्षा में जो सकल नामांकन की अगर हम बात करें, यानी जो दाखिले के नाम पर बात करें, वह भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार जो कि शिक्षा में के लिए महज एक भी उतने ही संसाधन जुटा पाते हैं जितने कि एक लड़के को पढ़ा सकते हैं, जबकि उतने संसाधन के लिए संभव नहीं है भी वो लड़कियों को मोटे तौर पर पढ़ा पाएँ। तो इससे हम कह सकते हैं भी सरकार को कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए मुफ्त रोजगार जैसी स्थिति भी यानी जो व्यवस्था भी करनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एक बात कही गई है कि महिलाओं को जितना कार्य करने के लिए मान लो भी प्रोत्साहन किया जाए या कार्यबल में भागीदारी जितनी महिलाओं की ज़्यादा होगी, कहीं सकारात्मक तरीके उतने ही जो हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इसमें कहा गया है कहीं न कहीं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसमें भी महिलाओं को सशक्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी के साथ क्या है भी जो महिलाएं हैं वह उच्च शिक्षा से रोजगार ही नहीं, जबकि जो कहीं ना कहीं अपने जो करियर है उस पर सकारात्मक प्रभाव यानी सक्षम रूप से अपने कार्य करने में यानी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने में सक्षम हुई है। ठीक है, और इसमें कहा गया है भी इसके लिए जो प्रयास है वे केवल केंद्र सरकार ही करे ये ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर राज्य सरकार को भी अपनी भागीदारी देनी होगी, और साथ ही साथ इसमें भी श्रम मंत्रालय के एक विभाग पर सारी जिम्मेदारी न छोड़कर सभी विभागों को मिलकर इसके अंदर कार्य करना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर कहा भी जैसे गणित है, विज्ञान है, अभियांत्रिक व चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए क्या है भी जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसको भी आगे आना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा में भी सक्रिय रूप से जोड़ने और उनसे संबंधित प्रासंगिक प्रशिक्षण दिलाने के लिए बहुत भी काम करना अभी शेष है। ठीक है, तो लगभग यही बात इस आर्टिकल में कही गई है। एक इसके अंदर जो श्रम मंत्रालय रोजगार मंत्रालय उनके एक श्रम पोर्टल का जिक्र किया गया है जो रोजगार सेवा और उद्यम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, और इसके अलावा श्रमिकों के कौशल विकास के लिए भी समन्वित रूप से कार्य करने की बात कही गई है। ठीक है,
तो एडिटोरियल इतने थे, न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो देख लेते हैं, ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। पहली जो न्यूज़ थी हमारी द हिंदू से संबंधित एक न्यूज़ है, जिसके अंदर जो जो स्काई रिजर्व है वह लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया है। ये न्यूज़ हमने पहले दैनिक जागरण में देख ली थी, मगर आज ये द हिंदू के अंदर आई तो देख लेते हैं। जिसके अंदर ये जो इसके अंदर एक जिक्र रहा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी पहली तरह का एक 3 महीने में लद्दाख में क्या हुए हिमालय के अंदर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। जो होता है कि डार्क स्काई सेंचुरी या डार्क स्काई रिजर्व जो ऊर्जा के खर्च किए बिना, यह ऊर्जा को खपत यानी बिजली से नहीं चलेगा, जबकि दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बिना जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्रकृति व्यवस्था होती है, और यह रात को संभावित तौर पर अंधेरा और सितारों की प्राकृतिक रोशनी होती है। वह लेने खगोलीय क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए किसके खगोलीय क्षेत्र में यह अध्ययन करेगा, और विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर है। ठीक है, ये लगभग समुद्री तल से लगभग 4000 यानी 4500 के मीटर के ऊपर है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये लगभग यानी पुरातात्विक की बात कही इसको, इसमें क्या है, जो इंटरनेशनल डार्क है वह जो हेलेने नदी है उसके किनारे पर स्थित है। इसके अंदर कहा भी इंटरनेशनल डार्क स्काई है का एसोसिएशन जो एक यूएसए की गैर लाभकारी संगठन है, जिन मापदंड के आधार पर स्थलों व अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्थानों को, पार्कों या अभ्यारण्यों को या भंडारों को नामित करता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी दैनिक जागरण से थी, जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री पर भुला बुआ करने से अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात को कहा गया था इसमें। ठीक है, वैसे हमारे लिए ज़्यादातर पॉलिटिकल है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हमारे लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, इसमें क्या है, विवाह के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोजन लगाने या मौखिक या लिखित या छपे हुए मामले पर स्वतंत्रता देता है। और उच्चतम न्यायालय वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। कौन कौन से, अपने और अपने किसी अन्य के विचार को प्रकाशित करने का अधिकार, यानी मैं मेरे खुद के अधिकार यानी मैं किसी और के लिए भी अपने विचार भी प्रकाशित कर सकता हूँ। प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है इसके अंदर। व्यावसायिक विज्ञान की स्वतंत्रता की बात कही गई है। जो फोन ट्रैपिंग के विरुद्ध भी अधिकार, यानी सरकार हमारी बिना अनुमति के हमारा फोन ट्रैप नहीं कर सकती है, या फिर किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ करके। ठीक है, अगला है प्रसारित करने का अधिकार, यानी कोई भी वस्तु प्रसारित करने या सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है, यानी जो सरकार का जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वह सरकार के अंडर नहीं है, इस पर सभी सार्वजनिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसके किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा अभियोजित बंदगी के खिलाफ अधिकार। ठीक है, इसके अंदर जो जेल के अंदर बंद होते हैं उनके भी कहीं के अधिकार है। जो सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अभी अधिकार, यानी जो हमारे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें मिला हुआ है। उसके बाद में शांति का अधिकार, ठीक है, जिसे पीसफुल इन्वायरमेंट कहते हैं। और किसी के अखबार से पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध का अधिकार, ठीक है, यानी किसी पे हम पूर्व प्रतिबंध नहीं लगा सकते। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी घरेलू हिंसा से संबंधित थी, जो सार्वजनिक आवाज में यूपी सबसे ऊपर रहा है जो घरेलू हिंसा के मामले में। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया जो उत्तर प्रदेश है वह सबसे टॉप में है। ये किसकी रिपोर्ट थी, यह थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा बोलते हैं। नालसा के बारे में हमने काफ़ी जिक्र कर लिया है, मगर आज हम देखते हैं जो घरेलू कानून अधिनियम 2005 है वह क्या कहता है। ये क्या कहता है, जो घरेलू हिंसा का क्या अर्थ होता है, जो घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला या बच्चे जिनकी वर्ष से 18 वर्ष से कम आयु है, वह बालिका के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन संकट या आर्थिक क्षति या ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे दुख या अपमान सहन करना पड़े, उससे इस सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में रखा गया है। यानी इसमें केवल मारपीट ही नहीं है, इसमें अगर आप अपमान करते हैं, अपनी बातों से भी अगर अपमान करते हैं, वह भी घरेलू हिंसा ही माना जाएगा। ठीक है, अधिनियम क्या कहता है, इस अधिनियम में जो घरेलू हिंसा में महिला के संरक्षण अधिनियम 2005 है। ठीक है, इस कानून में निहित सभी प्रावधानों को पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप महिला हैं और रिश्तेदार में कोई भी व्यक्ति के प्रति दुर्व्यवहार करता है तो यह अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित को बताता है। क्योंकि इस अधिनियम का उद्देश्य महिला और रिश्तेदारों के दुर्व्यवहार से संबंधित है, तो हमें यही समझना पड़ेगा कि रिश्तेदार कौन कौन होते हैं। रिश्तेदार का अर्थ यानी का संबंधी होता है जो घरेलू यानी रिश्तेदार से आज से किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच उन संबंधों से जिनके वो साझी गृहस्थी में साथ ही रहते हैं। ठीक है,
अगली जो न्यूज़ थी हमारी वह जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो पूर्व जो न्यायाधीश रह चुके हैं उनसे संबंधित हमारी न्यूज़ थी, जिन्होंने एक समारोह के अंदर लोकतंत्र की बात कही थी। भी लोकतंत्र में सरकारों जो अपने निर्णय है उनको सुधार सकती है और यही एकमात्र तरीका है जिसमें अदालतों को ऐसा करने के लिए बहुत ही उत्साहित नहीं होना चाहिए। यानी लोकतंत्र में अगर कोई निर्णय है तो उसमें पहले सरकार को अपनी भागीदारी, अपने निर्णय सुधारने का प्रयास करना चाहिए। डायरेक्ट यानी सीधा प्रत्यक्ष तौर पर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में इसके बातें कही गई है ये सारी की सारी, तो हमारे लिए इसके अंदर लोकतंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है भी लोकतंत्र होता है वह दो प्रकार का होता है कि कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होता है भी जिसमें क्या होता है भी लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, यानी जैसे स्विट्जरलैंड है तो हर एक इंसान है वह नीति निर्माता के अंदर भागीदारी करेगा। यानी नीति निर्माण के समय प्रत्येक नागरिक से वोट लिया जाएगा भी यह नीति बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो इसमें 4 हथियार माने जाते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जिसको एक बोलते हैं रिफरेंडम। ठीक है, हर किसी को यानी जो परिच्छेदता करने का अधिकार होता है, पहल यानी हर कोई कानून बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है, एक ये कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर भी होती है। ठीक है, हम पहल कर सकते हैं मगर ये कानून बनना है या नहीं बनना ये सरकार की जिम्मेवारी है। एक होता है प्रत्याशी को वापस बुलाने की जिम्मेवारी, जिसको हम रिकॉल करते हैं। या अगर जो उस प्रत्याशी को हमने चुनकर भेजा है आगे अगर वह सही से कार्य नहीं करता है तो हम उसको रिकॉल यानी दोबारा वापस बुला लेते हैं। और जनमत संग्रहण यानी कोई भी कार्य है वह जनमत पे होगा, यानी कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए वोट डाले जाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो स्रोत शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें क्या होता है भी जो जैसे भारत जैसी व्यवस्था है तो उसमें क्या करते हैं हम भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको हम चुनकर संसद में यानी भेजते हैं, जिससे क्या होता है भी वह हमारे लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से निर्णय नहीं लेते जबकि जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वह इसमें भागीदारी करते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती है, एक संसदीय व्यवस्था होती है, एक राष्ट्र के अधीन होती है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है भी इसमें हम जो हमारे जो प्रत्याशी होते हैं उसको हम संसद में होते हैं और संसद उसके कानून बनाती है। राष्ट्र के अधीन हम क्या कहते हैं सीधा का सीधा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान यानी अमेरिका की परिस्थिति है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है यह है जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियां एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें वैश्विक मताधिकार, सामूहिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव के अभाव यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी वह किस थी, वैश्विक अंतरिक्ष में इसरो की 8% की हिस्सेदारी संभव है। यानी वर्तमान में अगर हम इसरो की हिस्सेदारी देखें तो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है यानी अर्थव्यवस्था के रूप में यानी इसरो जो प्राइवेट रूप में लोगों को सेवाएं देता है उसमें जो भारत की जो इसरो की हिस्सेदारी है वर्तमान में 2% है, मगर अभी इसकी 8% हो सकती है, इसके बारे में इसमें कहा गया है। तो इसके अंदर एक जिक्र किया गया है जिसमें ये रहा जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र जिसको बोलते हैं इन स्पेस। ठीक है, तो ये क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशंस एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन इंडिया, सॉरी इन स्पेस बोलते हैं इसको, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई है। इन स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं एवं प्रत्येक व्यक्ति या संस्था के मध्य में एक कड़ी का कार्य करती है जो अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियों में भाग लेने तथा भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। प्रस्तावित निकाय व अंतरिक्ष जो परिसंपत्तियों व गतिविधियों के सामाजिक आर्थिक उपयोग को बढ़ावा देने का भी कार्य करती है। ठीक है, इन स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना के उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों के समान ही उपलब्ध कराती है। यानी कहीं ना कहीं ये कहते हैं भी निजी संबंधित कंपनियां जिस प्रकार की सेवाएं देती है ये इस प्रकार की सेवाएं देती है इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस का जो गठन है कि जो मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की अपनी आवश्यक गतिविधियां जैसे अनुसंधान है, विकास है, ग्रहों के अन्वेषण जिसे में हम सैटेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष के रणनीतिक उपयोग इत्यादि पर ध्यान केंद्रित कर सके और अन्य सहायक कार्य में निजी क्षेत्र के हस्तांतरित कर पाए। ठीक है, यानी कहीं न कहीं निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया गया। अगली जो न्यूज़ थी जिसके अंदर हमारी जो एक फसल है जिसका जिक्र किया गया जिसको चिरौंजी फसल है, इसको कृत्रिम रूप से उगाया गया है।
ठीक है, इससे संबंधित एक न्यूज़ थी ये, जिस प्रकार 2022 के अंदर गुच्छी के लिए क्वेश्चन पूछा गया था गुच्छी पर, तो हो सकता है 2023 के अंदर इस चिरोजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सके। यह क्या है, ये हमारी एक चिरोजी क्या है भी, एक तो इसके अंदर न्यूज़ है भी, दिनों दिन इसकी अवैध कटाई के कारण इसकी जो हमारे जो यानी कह सकते हैं इसकी जो प्रजाति है या जिसकी इसकी जो गिनती है वह दिनों दिन कम होती जा रही है। ठीक है, इसका अति दोहन हो रहा है। ठीक है, इसके और ये विलुप्त के कगार पर है। तो इसके अंदर है क्या भी, ये जो कुछ यानी चिरौंजी बोलती है, ये एक हमारी क्या उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्रों में जंगली इलाकों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनाबाद जंगल में इसको यानी कृत्रिम रूप से उगाया गया है। ठीक है, बाकी क्या है, इसके पेड़ों और छाल के बीज के वे औषधीय के लिए गुण होते हैं, यानी इसकी जो छाल होती है कहीं ना कहीं इससे क्या होता है भी औषधीय बनाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में देख रहे हैं, जिसको चिरोजी या फिर चिरोली भी वृक्ष का होता है, वह अधिकतर सूखे पर्णपातीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो कौन सा क्षेत्र हो गया हमारा, उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। भारत के दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, पठार आदि क्षेत्रों में वृक्ष के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इस वृक्ष की लंबाई कितनी 50 से 60 फीट के आसपास होती है, और इस वृक्ष में फल के से निकली गई गुठली, जो गुलटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो हम गुठली बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, हम मिंगी कहते हैं। यह मधुर बल और वीर्यवर्धक व हृदय के लिए उत्तम व यानी हम बोलते हैं विष्ट या पात, या हम कहते हैं भी औषधीय के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस के लिए उपयोग है, तो वीर्यवर्धक और हृदय के उत्तम रोगों से संबंधित भी, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, जिसका संवहन हमें जिसको रुग्णावस्था या वे शारीरिक दुर्बलता में भी किया जाता है, यानी कहीं कहीं हमें जो जो शारीरिक कमजोरी होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह इसका जो पका हुआ फल है शायद जिसमें धुर या सुगंधित भी होती है, और साथ में यह दुवस्था और वात पित्त जलन और जिसको बोलते हैं प्यास और जवर स्वर्ण के करने वाला भी होता है। और इस वृक्ष की जो गुठली से निकलने वाली जो मिगी होती है, छाल, दोनों में मानवीय उपयोग भी होता है। इसी के साथ ये ज़्यादातर मिठाई के अंदर भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी, वैसे तो ये न्यूज़ नहीं थी, एक आर्टिकल था जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारा जो आरक्षण से संबंधित बात कही गई थी। इसके अंदर जो पहले आरक्षण से संबंधित बात थी वह 1982 के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक आयोग आया था, हंटर आयोग। ठीक है, उसके अंदर भी जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे उन्होंने गरीबों के लिए आरक्षण की बात कही थी, भी जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। फिर इन्होंने 1891 के अंदर जो त्रावणकोर के सिविल नौकरियों के अंदर भी आरक्षण की बात कही गई थी। वैसे और जो 1901-1902 में जो कोल्हापुर छत्रपति साहू जी को कहीं ना कहीं आरक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या था, भी वंचित लोगों के लिए 50% आरक्षण दिया था। ठीक है, फिर भी 1908 के अंदर इसकी हिस्सेदारी व जातियों की भागीदारी के लिए 1908 में भी प्रावधान किया गया था। इसके बाद में जो आरक्षण से संबंधित था वह मंडल कमीशन का गठन किया गया था। इस पर काफी बार क्वेश्चन डाला भी जाता है। तो इनका जो नेतृत्व था वह इस गठन कब किया गया था, लगभग 1979 के अंदर। ठीक है, उस टाइम में कौन, हमारी जो वीरेंद्र प्रसाद मंडल के नेतृत्व में ये आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 1980 के अंदर, ठीक है, जो 1980 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी, और 1930 की जनगणना के आधार पर इसने लगभग 1257 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल किया था। ठीक है, 1990 में वीवी सिंह की यानी सरकार ने इस मंडल आयोग की जो सिफारिश थे उनको क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। ठीक है, और इसने कहा क्या कहा था, उन्होंने 49% लागू करने की बात कही थी, यानी जो 49% का उनकी बात कही थी जिसमें भी आरक्षण लागू करना चाहिए, जिसमें 27% किनको था, ओबीसी से संबंधित था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर याचिका दायर की गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 और 16 के तहत इसे वैध करार दिया था, और इसमें एक सीमा निर्धारित कर दी थी कितनी, 50%, यानी आरक्षण 50% अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ये न्यूज़ थी हमारी, जो हमारा एक टॉपिक आता है दैनिक जागरण में आजकल के नाम से। ठीक है, और एक पेज है उस पर ये न्यूज़ थी जिसमें कहा था अभी तो आज, क्योंकि जो शिक्षा दिवस था इसी के लिए जो महान शिक्षक व प्रसिद्ध लेखक कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। कब हुआ था इनका जन्म, 1888 में। आज ही दक्षिण भारत के तिरुवन्नी में हुआ था। राधाकृष्ण ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर 40 वर्षों तक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया था। ठीक है, ये क्या थे, शिक्षक थे। और 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनकर आधुनिक शिक्षा की नींव रखने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और वर्ष 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे थे, और 1952 में देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, और बाद में 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।